चलो, हमने कल जो लास्ट पॉइंट छोड़ा था लिक्विडेशन वाला वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो ए लिमिटेड है वो अंडर वाइंडिंग अप प्रोसेस है। अब इसको वाइंड अप होना है। ठीक है, अब इसके ऑलरेडी इसको एक अगेंस्ट किसी के सूट फाइल करना है। सपोज इसके क्रेडिटर्स हैं जिनसे इन्हें लोन लिया हुआ था और पे ऑफ कर दिया है, बट स्टिल इसको अपने साइड से सूट फाइल करना है कि मैंने पे ऑफ कर दिया पर भी ये मेरे पीछे पड़े हैं। ठीक है, अब कंपनी ए जो वाइंडिंग अप प्रोसेस में जा रही है उसे एक सूट फाइल करना है, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आपके लिए, क्योंकि आप वाइंडिंग अप प्रोसेस में जा सकते हो, तो जब आपका वाइंडिंग अप पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब जब आपका वो वाली प्रोसीडिंग्स जिसमें वाइंड अप होता है कंपनी का, वो वाली प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाती वो, प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर बीच में आएगा। वाइंडिंग अप प्रोसेस में आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है वो, और 3 मंथ्स। 3 मंथ्स किस लिए? ताकि ये लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुआ है 3 मंथ्स में उसके एसेट से कितने बेनिफिट्स वो उठा सकता है वो चीज कैलकुलेट कर सके। ये पीरियड आप एक्सक्लूड कर दो और फिर आप इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। तो जो आपको यहाँ सूट फाइल करना है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन सपोज 3 इयर्स है। ठीक है, कि आपको इसके अगेंस्ट, इसने आपके साथ गलत किया, आपको सूट फाइल करना है जिसका लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 साल। तो अब ये 3 साल वाला पीरियड में हम आपको ये पीरियड एक्सक्लूड करने के लिए देंगे। ठीक है, कौन सा पीरियड? प्लस 3 मंथ्स, 3 चीजें। अभी तुमको लिखना है तो वहां पे लिख लो सूट बाय suit by insolvent, comma, company in liquidation, ठीक है, डैश कर दो। उसमें क्या क्या एक्सक्लूड होगा वो मैं बता रही हूं अब। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग द पिटीशन, period between the date of filing petition for adjudication और वाइंडिंग अप, क्योंकि एक इंसॉल्वेंट पर्सन भी है और एक कंपनी भी है। ठीक है, तो पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग पिटीशन फॉर एजुडिकेशन और वाइंडिंग अप प्लस अपॉइंट, हाँ, पेटिशन फॉर एजुडिकेशन, एजुडिकेशन की स्पेलिंग ADJUDICATION, और वाइंडिंग अप प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, लिक्विडेटर एक्सेट्रा, मतलब ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, लिक्विडेटर एक्सेट्रा, और प्लस 3 months देयर आफ्टर शैल बी एक्सक्लूडेड, प्लस 3 months देयर आफ्टर शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब अपॉइंटमेंट होने के बाद लिक्विडेटर का फिर 3 months और। अब एक बार वो पॉइंट सब खुद रीड करो, सूट वाला जो बुक में दिया है। ये सबने लिख लिया? बताऊं मैं क्या लिखा है? तरुण नहीं लिखा? कहां पे हो? मानसी से लेके लिख लेना। ठीक है, a suit or application for execution of decree by any receiver or interim receiver or any liquidator, the period beginning with the date of institution of such proceedings and ending with expiry of 3 months from the date of their appointment shall be excluded. ठीक है, अब डी पॉइंट देखो, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded in case of suit or possession by a purchaser at a sale and execution of a decree. अब देखो क्या बोल रहा है, पहले तो प्रोसीडिंग किस चीज की है? टू सेट असाइड अ सेल, मतलब कोई आपकी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो आप सोच रहे हो कि ये प्रॉपर्टी ना बके, इसके लिए आपको सूट फाइल करना है कि सर मेरी वाली जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है वो सेल
ना हो, ठीक है, शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये पूरा टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड करेंगे कब? इन द केस ऑफ सूट बाय फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। अब देखो, ये एक पर्सन है, इसको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है। परचेज कौन सी प्रॉपर्टी करेगा? जो सेल में होगी, ठीक है। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी है, उधर पे लिखा है सेल। अब इसको क्या करना है? प्रॉपर्टी परचेज करनी है। ये कर नहीं पा रहा है परचेज, तो ये सूट फाइल करेगा कि देखो मेरा आगे कहीं किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम पे हो चुकी है, अब मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है। अब जब इसको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसके लिए सूट फाइल करना है, तो हम बोल रहे हैं आपके लिए हम कुछ टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड? यहां से एक और सूट आया है, यहां से एक और प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें वो बंदा बोल रहा है, ये वाला, कि सर इस प्रॉपर्टी को सेल होने से बचा लो, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सेल होने से बच गई तो ये प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सेल होने से नहीं बची तो इसका सूट के लिए हम बोल देंगे ये टाइम पीरियड आपको एक्सक्लूड कर देते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, और फिर आप आओ और प्रॉपर्टी खरीदने का सूट फाइल आप कर सकते हो। बता रही हूं, एक प्रॉपर्टी है, किसी ने इस पे टैग डाल दिया है सेल का, ठीक है। अब एक पर्सन है जिसने सूट फाइल किया है कि सर इसकी सेल नहीं हो, ठीक है, आप ये सेल हटवा दो। अब ये समझ लो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों के और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब ये बंदा जो भी इसको परचेज कर रहा है ना, वो सोच रहा है मैं यहाँ पे बार बनाऊंगा, ठीक है। ये एक पर्सन को पता चल गया है कि वो यहाँ क्या बनाएगा? बार बनाएगा। अब आजू बाजू लोगों की दुकानें हैं, ठीक है। इसकी सोच ऐसी है कि अगर बीच में बार आ गया तो हमारी दुकानें उतनी चलेंगी नहीं, यहाँ पे सब आएंगे बार में पार्टी करेंगे और गंदगी मचाएंगे, ये हमारा एरिया थोड़ा सा वैसा एरिया बन जाएगा, अगर यहाँ बार है यहाँ तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे एरियाज में नहीं एंटर होते। तो इसने सूट फाइल किया है कोर्ट में जनरली जाके कि ये सेल नहीं होनी चाहिए, आप इस सेल को सेट असाइड कर दो, ठीक है। अब जो परचेजर है इस प्रॉपर्टी का, वो भी सूट फाइल करेगा कि मुझे तो परचेज करनी है, मेरी तो डील हो चुकी है, मुझे मतलब नहीं, मुझे यहाँ बार खोलना है, आप कुछ भी करो, ठीक है। तो हम इस परचेजर को कह रहे हैं कि रुक जाओ, यहाँ पे एक ऑलरेडी सूट फाइल चल रहा है जिसमें वो बंदा आके बोल रहा है कि ये वाली सेल को मुझे सेट असाइड करना है, ठीक है। तो हम तुम्हारे लिए ये पूरा पीरियड जिसमें इसका सूट चल रहा है, जिसमें मैं डिसीजन दूंगा कि सेल सेट असाइड करनी है नहीं करनी, वो हम तुम्हारे लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हटा देंगे। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, बहुत लंबे केस चलेंगे, ठीक है, समझ लो 12 साल 30 साल। तो हम इसको बोल रहे हैं कि इस मैटर को हमें सॉल्व करने में जितना टाइम लगे वो हम तुम्हारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन से हटा देंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम आ जाना पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर ही कि मुझे परचेज करनी है प्रॉपर्टी, लेकिन हम तुम्हें और एक्सटेंशन का टाइम मतलब एक्सक्लूजन का टाइम देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी एक सूट चल रहा है, अब यहाँ ये लड़ने आ जाएगा परचेज करो सर मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन चला जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक सूट चल रहा है भैया, जहां पे बोल रहे हैं सेल को सेट असाइड करो, तो हम तुम्हें ये टाइम पीरियड देंगे कि आप इस चीज के लिए रुक जाओ, ठीक है। The time during which the defendant has been absent from India and from the territories outside India administered by central government shall also be excluded। अभी एक बात बताओ, कोई पर्सन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता है, मतलब बाहर माल बेचता है और बाहर से ही खरीदता है, तो क्या ये वाला पॉइंट इसमें कवर होगा क्या? जो पर्सन ऑलरेडी हमेशा से ही अब्रॉड में है, अब एक बार पॉइंट रीड करो, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या लिखा है?
जिया होगा? नहीं होगा? तरुण, पढ़ा पॉइंट? क्या लिखा है? shall also be excluded. तो which point shall also be included? मानसी, अब्रॉड में जो है हमेशा के लिए बंदा, क्या उसके लिए भी यहाँ बात हो रही है? नहीं, जो एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है। प्रेजेंट एब्सेंट समझते हैं हम। आज तुम आए हो, कल तुम नहीं आओगे, तो तुमको क्या मैं बोल दूंगी तुम अब बाहर रहते हो, जबलपुर से बाहर रहते हो? नहीं ना, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आए थे, 2 दिन के लिए नहीं आए थे। अभी यहाँ पे पॉइंट ये बोल रहा है वो कि बहुत केसेस हमने ऐसे सुनेंगे, भाग गया। मूवीज में देखा होगा, भाई मैं दुबई चला जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो किसी को अगर सूट फाइल करना है तो उसको उसके अगेंस्ट लीगल नोटिस भिजवाने होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि अगर तुम्हारा कोई रिकवरी ऑफ मनी का केस है तो तुम अपने लॉयर के पास जाओगे कि ऐसा ऐसा केस हो गया, तो सबसे पहले होता है, कोर्ट बोलते हैं पहले तुम खुद सुलझाने की कोशिश करो फिर मेरे पास आओ। तो तुम एक लीगल नोटिस भेजते हो। ठीक है, एक लीगल नोटिस भेजते हो, कई बार 2 भी भेज सकते हो, पर प्रोबेबली एक को वो मान लेते हैं। अब इधर से पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखो यहाँ पे भी आ जाता है। जैसे आपके साथ कांड हुआ है, 15 दिन के अंदर आपको चेक बाउंस होते हैं। ठीक है, चेक बाउंस के में बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर आप जाके लीगल नोटिस दे दो। लीगल नोटिस देने के बाद आप उसको 30 दिन का टाइम दो कि वो आपको रिप्लाई दे। उसका रिप्लाई जब आता है उसके बाद आपके पास 30 दिन का टाइम होता है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दो। ठीक है, अब लीगल नोटिस दिया, ठीक है, 30 दिन का टाइम भी दिया, उसका 29th डे पे रिप्लाई आ गया कि मैंने तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए थे, मेरे को कोई पैसे तुमको देने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं? उस दिन से 30 डेज तुम्हें कोर्ट जाना है। अब ये लीगल नोटिस दे के भाग गया, अब्रॉड चला गया। ठीक है, तुमने अपना काम किया, तुमने जैसी एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, तो उसके बाद कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में टाइम देगी कि एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, ये वो तो ये नॉर्मल केस चलेगा। अब वो अब्रॉड चला गया तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको बुलाना है, क्योंकि कोर्ट भी नहीं बुला पाएगा। अपन अब्रॉड में जाके वहां के लोगों को नहीं बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को। अगर कोई बड़ा मैटर है तो अपन डील करते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर एंड कि भाई वहां से अपने कैसे रिलेशन है, तो उसको पकड़ के लेके आओ। अगर सपोज इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, ठीक है, अब खत्म हो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसने वेट किया कि यार शायद दे देगा क्योंकि इसने रिप्लाई तो किया है, तो मैं एक और लीगल नोटिस भेज देता हूँ। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जब तुमने वेट किया और कोर्ट नहीं आए और उसके पहले ही वो भाग गया, तो तुमने सोचा 30 दिन है, मैं 29th डे पे जाके फाइल कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन। मतलब यहां से 29th डे, मतलब लीगल नोटिस रिप्लाई आने के बाद जो 30 डेज है, वो 30 डेज का भी 29th डे आपने लिया कि अब मैं जाके कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा। तुम्हारे फाइल करने से पहले ही वो इंडिया से भाग गया, तो तुम्हारी एप्लीकेशन की मतलब है क्या? नहीं है। हो सकता है तुम इन्फॉर्म कर दो कि आज मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है, पर वो इंडिया में नहीं है, तो आप मेरे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंडोनेशन ऑफ डिले ना लेके आप ये मान लो कि ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, तो आप उसको एक्सक्लूड कर दो वो टाइम पीरियड को। ठीक है, हो सकता है। एक ये मैटर हो गया। एक और मैटर, जब आपको 15 डेज के अंदर बोला था कि लीगल नोटिस दो, चेक बाउंस हुआ, फर्स्ट थिंग ही 15 दिन के अंदर आपको बोला था लीगल नोटिस दो, आपने भिजवाया लीगल नोटिस वापस आ गया, उसमें ये भी नहीं आया कि ये रिटर्न है। कई बार पोस्ट में रिटर्न आ जाता है अगर आप वो लगाते हो तो, ठीक है, कि रिटर्न का भी मुझे सारा रीजन चाहिए कि कौन रिटर्न कर रहा है, एवरीथिंग। अगर आपने नहीं लगाया है तो आपका लीगल नोटिस रिटर्न आ गया है। ठीक है, अब 15 दिन के अंदर जो नोटिस भेजना था, कोर्ट आपसे पूछेगी आपने भेजा, तो आपने बोला था ही नहीं, पता किया तो वो इंडिया के बाहर है, तो कोर्ट आपको वो 15 दिन का भी एक्सक्लूजन देगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जब वो आएगा तब अपन कर लेंगे, तब आप लीगल नोटिस भेज के देखना और फिर कोर्ट आप आ सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते जब तक वो आएगा नहीं। उसके फैमिली मेंबर्स को आप डरा धमका सकते हो कि पैसे दे दो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कितने लोग भाग गए, हमने विजय माल्या और इन सब के केसेस सुने, हम कहाँ कुछ कर पाए। बैंक क्या कर पाई, हम तो जनरल रिकवरी ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, बैंक भी कुछ नहीं कर पाई।
तो बैंक अगर वो इंडिया वापस आता है और अब बैंक को सूट फाइल करना है तो वो कर सकता है, इतना टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड करना अलाउ करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन बिफोर द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट अक्रूज, अभी क्या हो गया, कोई आदमी मर गया, the period of limitation shall be computed from the time whether there is a legal representative of a deceased capable of instituting such suit or making such application. The same rule applies in case of defendant dies. अब कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एप्लीकेशन फाइल करनी थी, अब उसको राइट मिला कि वो जाके सूट फाइल कर सकता है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको पता था उसके पास 3 साल है, 3 साल के लिए वो कोमा में ही था, तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया और वो 3 साल में ही उसकी डेथ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे ठीक है वो जितने टाइम वो कोमा में था हम आपको वो टाइम एक्सक्लूड करने के लिए देते हैं। सेम केस डिफेंडेंट के साइड से, आपकी एक एप्लीकेशन फाइल्ड है, आपने फाइल कर दिया इसने मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट किया है, अब वो बंदा अगर उसको भी लगी होगी और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको भी हम बोल देंगे कि ठीक है तुम्हारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब आ रहे हैं तो उस टाइम को पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे जब तुम हॉस्पिटल में थे, ठीक है, या डेथ हो गई थी बेसिकली। However, the above rule does not apply to suit to enforce, ठीक है ये छोड़ दो, where the suit or application is based upon a fraud or mistake of a defendant or respondent। अभी क्या हुआ है आपके साथ, फ्रॉड हुई है या मिस्टेक है किसी की, ठीक है, किसकी है, सामने वाली पार्टी की, or his agent in other cases as mentioned under section 17. The period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or mistake or could with reasonable diligence have discovered it, or the case of concealment document। देखो 2 डायरेक्टर्स हैं एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी है ये, 2 डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे जगह डिसीजन मेकिंग लगती है, फाइलिंग्स लगती हैं, ठीक है, सबके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं अपने अपने, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर पता है ना। अभी क्या हुआ, इस डायरेक्टर ने कहीं पे जहां पे बोथ द डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए होती है वहां इसने इसका डिजिटल सिग्नेचर यूज कर लिया बिना इसको बताए, बिना रिटर्न में परमिशन लिए। अगर आप किसी का डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हो तो आपके पास रिटर्न में परमिशन होनी चाहिए कि यस आई हैव अलाउड दिस पर्सन टू यूज माय डिजिटल सिग्नेचर। आप या तो इंटायरली 1 साल के लिए दे दो कि 1 साल की डीएससी इसके पास है, ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर पर्पस बता सकते हो कि क्योंकि हमें ये फाइलिंग करनी है तो मैंने इसको अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए दिया है। अभी इसने तो नहीं दिया रिटर्न में कुछ भी, ठीक है, इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट में दोनों के साइन लगा दिए। अब जब ये साइन लग गए हैं तो डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, इसने तो कंसेंट दी ही नहीं उस डील को लेके, ठीक है, आपने जबरदस्ती मेरी डिजिटल सिग्नेचर लगा दिए। अब ये गया सूट फाइल करने, ठीक है, क्या इसके पास प्रूफ है क्या कि इसने इसकी डिजिटल सिग्नेचर यूज की है, ये कैसे वो प्रूफ करेगा कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो वो डॉक्यूमेंट में तो बोल सकते ना आपने लगाई हो। सिग्नेचर जो हाथ से होते हैं वो अपन चेक कर सकते हैं कि किसी और ने कॉपी की है कि नहीं की है। डॉक्यूमेंट में अगर डीएससी लगी हो, अब मैं यहां बैठ के तुम्हारी डीएससी लगा लूं तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि उसमें तुम्हारी कंसेंट नहीं थी। तो लॉ बोलता है कि जो टाइम पीरियड आप वो प्रूफ निकालने में लगाओगे वो हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर आप बोल रहे हो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो तब तक आप एक ऐसे रीजनेबल प्रूफ लेके आओ या कंसीलमेंट लेके आओ कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो टाइम जब आप ढूंढ रहे थे, कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे कि कब इसने डीएससी उठाई होगी, कब इसने लगाई होगी या कौन से डेस्कटॉप पे लगाई होगी, तो एक्रोबैट सॉफ्टवेयर से जब आप चेक करवा रहे थे, क्योंकि आपको तो आता नहीं है, जब आप साइबर क्राइम में जाके पूरा चेक करा रहे थे कि डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली किसके पीसी से लगी है, क्योंकि मेरे लैपटॉप से तो लगी नहीं है, मैं सारी डीएससीज अपने लैपटॉप से लगाता हूँ। जब आप ये प्रूफ इकट्ठा कर रहे होगे तो वो टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलो अभी हमने कुछ देखे एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस, कब कब क्या क्या एक्सक्लूड होता है। सबसे पहले याद रखो स्टे और इंजंक्शन ऑर्डर एक्सक्लूड कर सकते हैं जब तक वो आपका स्टे और इंजंक्शन हो। सेकेंड पॉइंट याद रखो कंसेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, या कोई सैंक्शन लेना है या फिर कोई कंसेंट लेनी है। थर्ड पॉइंट लिक्विडेटर में है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, तो वो पीरियड प्रोसीडिंग का पीरियड प्लस 3 मंथ्स और अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, ये टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड करेंगे जब उस कंपनी को कोई एग्जीक्यूशन करना है कोई भी अदर केस का। उसके बाद फिर अगर किसी सेल
को सेट असाइड करने का सूट चल रहा है, तो परचेजर के लिए जो सूट चाहिए उसको लेके आना है, उसके लिए हम वो सेल जो सेट असाइड वाला प्रोसीडिंग है वो हमें एक्सक्लूड करना है। फिर अगर डिफेंडेंट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है तो जो प्लेंटिव है उसको हम बोल देंगे जब तक वो एब्सेंट है आप वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर सकते हो। डेथ हो रही है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे कि ठीक है उसका राइट खत्म हो गया, तो वो टाइम पीरियड जब उसकी डेथ के लिए आप भाई 13वीं वगैरह में बिजी थे तो हम आपको अलाउ करते हैं कि ठीक है वो उतने दिन आप एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर है फ्रॉड और मिस्टेक। अगर किसी के साथ फ्रॉड और मिस्टेक हुआ है तो डिफेंडेंट ने किया है तो प्लेंटिव को बोला है, एप्लीकेंट को बोला है कि जाके कुछ प्रूफ लेके आओ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि आपके साथ फ्रॉड और मिस्टेक हुआ है। तो जब तक आप वो प्रूफ ढूंढ रहे हो तब तक हम आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड करेंगे। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 तक आ गए हैं हम। ठीक है, सेक्शन 3 याद है? ठीक है, मैं कल का पूछूंगी। पलक सेक्शन 3 बताना। ऐसे नहीं होता है यार, कल नहीं बताओगे, अभी बताओ जल्दी याद करो। पहला सेक्शन था यार लिमिटेशन को लेके। नहीं, 3 क्या है? दिशा 3 क्या है? हाँ, फिर क्या है सेक्शन 3? ड्यूटी ऑफ कोर्ट आगे। अच्छा, बोलो। हाँ बताओ। रिजेक्ट कर देनी है एप्लीकेशन। ठीक है, सेक्शन 5 क्या है जिया? सफिशिएंट कॉज, कि आपके पास अगर सफिशिएंट कॉज है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, आयुष सेक्शन 6 क्या है? नहीं, पॉइंट्स कैसे? 6, 7, 8 हमने साथ में पढ़े हैं। हाँ, तो वो सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में बोला है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी जिसको होगी वो आगे लिमिटेशन पीरियड तब काउंट करेगा जब लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। गौरव सेक्शन 8 क्या है? कंट्रोल करता है। तो क्या है सेक्शन 8 में? नहीं रिवाइज कर रहे हैं हम, पूरा एक्ट खत्म होने को आ गया है। स्नेहा सेक्शन 8 क्या है? लेस। और अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन से पीरियड, हाँ ओरिजिनल पीरियड, पर ओरिजिनल पीरियड हम कॉज ऑफ एक्शन से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब नो मैटर आपको लीगल डिसेबिलिटी है। सेक्शन 7 तरुण। कोई भी सेक्शन नहीं याद है? ठीक है, सेक्शन 7 तीनों की या दोनों की कंसेंट चाहिए तो तब तक हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 8 तक हो गए। सेक्शन 9 अंशिका। हाँ, परफेक्ट। continuous running of time, no subsequent disability will stop the period of limitation। ठीक है, अब सेक्शन 10 तो इसी के साथ था। ठीक है, 12 में हमने पढ़ा है मानसी, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशंस में कौन कौन सी चीजें? एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन डेज या सर्टेन टाइम। हाँ, रन जिस दिन हुआ है कॉज ऑफ एक्शन वो दिन नहीं, सिर्फ डेज है। हाँ इसमें
प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और ऑब्टेनिंग ऑफ कॉपी, वो फिर सब में सेम है, ठीक है। तो सूट, अपील, एप्लीकेशन और इन अदर एप्लीकेशन, अवार्ड, सेट असाइड, एक में रिव्यू एंड रिवीजन, ठीक है। पॉपर वाला सेक्शन 13 एक ही लाइन में है। हम्म। फाइल करता है अगर और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो हम वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम ड्यूरिंग लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर, तो हम वो टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसका नम्रता, एक्सक्लूजन ऑफ अ टाइम सेक्शन 14 विदाउट जुरिस्डिक्शन वाला। ठीक है, तो उसके 4 पॉइंट्स हैं। वो तो उसने बता दिया, पर 4 पॉइंट्स हैं इसके जो हमें याद रखना है। सेक्शन 14 में 4 पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। गुड फेथ है एक, प्लेंटिफ को आपने जो केस फाइल किया था अर्लियर, पहले तो आपने सेम प्रोसीडिंग्स अर्लियर चालू कर दी थी, दूसरा गुड फेथ में, तीसरा सेम इशू होना चाहिए वही जो आप पहले प्रोसीडिंग आपने कर दी थी, और लास्ट है कि आपका रिजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। सब मेरे साथ बताओ। The plaintiff or applicant was prosecuting another civil proceeding against the defendant with due diligence in the above said court, मतलब जिस कोर्ट में jurisdiction था ही नहीं वहां पे आपने एकदम proper civil proceeding start करा दी थी against the defendant, ठीक है। तो मतलब वही कि आपने बैंगलोर जाके फाइल कर दिया था एक सिविल प्रोसीडिंग्स, फिर सेम इशू आप लेके आए हो मेरे पास, ठीक है। फिर गुड फेथ में हुआ है जो भी हुआ है, और चौथा कि अच्छा वो जो आपका इशू था वो जुरिस्डिक्शन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। चलो सब मेरे साथ ये 4 पॉइंट्स याद रखो। अगर वो बोलते हैं विदाउट जुरिस्डिक्शन आपका केस हो गया है तो आपको एक्सक्लूजन ऑफ टाइम देंगे वो पूरी प्रोसीडिंग्स का, लेकिन 4 बातें, 4 अटमोस्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। पहला बोलो कि एप्लीकेंट वाज प्रोसिक्यूटिंग अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। उसके बाद फिर सेम मैटर इन द इशू, दूसरा पॉइंट क्या है, फिर गुड prosecuted in good faith, और लास्ट कि was unable to entertain due to cause of lack of jurisdiction, ठीक है। पहला क्या पॉइंट था, prosecuted another civil proceedings, दूसरा same matter in the issue, तीसरा good faith, चौथा lack of jurisdiction की वजह से entertain नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अब भी हमने रिवाइज किया एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड्स। अब आ जाओ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बच्चों एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक्नॉलेज करके देना, एक्नॉलेज क्या होता है, एग्जामिन करना, और कर नहीं, अच्छा टू ब्रिंग समथिंग टू समवन नॉलेज, ऐसा ना, हाँ। आज मैंने राइटिंग में लिख के दिया है तुम लोगों को कि JIGL का कोर्स बिफोर दिसंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख के दिया है तुम। अब वो तो स्मार्ट लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, बिफोर दिसंबर खत्म हो जाएगा। अभी बिफोर दिसंबर यानी नवंबर तक हो जाना चाहिए, बिफोर दिसंबर यानी 30 नवंबर तक सब मैम हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है। 20 दिसंबर तक तुम लोगों को क्लास बुलाया जा रहा है और कोर्स चल रहा है, 21 से पेपर है ना, तो 20 तक बुलाया जा रहा है, अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो
तुम्हारे पास रिटन में है, ये क्या है, और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो मेरे अगेन सूट फाइल कर सकते हो कि मैम ने लिख के दिया था बिफोर दिसंबर। सर इसका इंटरप्रिटेशन ही यही है कि 30 नवंबर तक कोर्स हो जाना चाहिए, अभी 20 दिसंबर तक भी हम पढ़ रहे हैं, 15 दिसंबर को तुम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने लिख के दिया यहाँ मैंने अगर साइन कर दिया तो और अच्छा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया, क्योंकि अगर मैंने साइन नहीं किया तो मैं बोल सकती हूँ ये मैंने लिखा ही नहीं है, ये तो किसी ने टाइप करके प्रिंट करा लिया है। ठीक है, तो आपको ये जो जब आप ये लेके आते हो ना, ये वाला सेक्शन बोलता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया है। अब तुम लोगों ने सोचा इस मैम को तो हम बताते हैं एग्जाम हो जाए, तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास कहाँ ही आएंगे 30 दिन में, तो इनके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, कहाँ ही से मेरे पास सूट फाइल करने आएंगे। अभी क्या हुआ तुम्हारे, सपोज 30th, अगर सब सारे ग्रुप्स हैं ये वो 30 दिसंबर तक